हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का हिंदी का पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र। इस पाठ का शीर्षक क्या है? चिट्ठी का सफ़र। तो सफ़र यानी यात्रा, सफ़र यानी यात्रा करना। इस पाठ में चिट्ठी यानी पत्र के सफ़र के बारे में बताया गया है। जब फ़ोन, कंप्यूटर का विस्तार नहीं हुआ था, तब चिट्ठी ही संदेश भेजने का सही साधन था। तो चिट्ठी भेजने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, पढ़ते हैं इस पाठ में। चिट्ठी का सफ़र ये एक लेख है। लेख यानी जिसमें किसी भी विषय को विस्तार से लिखते हैं। इसमें विषयों से संबंधित जानकारी होती है। तो इस लेख में हमको चिट्ठी के सफ़र के बारे में जानकारी देखने को मिलेंगी। तो आइए चलो पढ़ते हैं इस पाठ को। अपनी इस 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। आपने क्या किया होगा? आपके 10-12 सालों में आपने किसी को पत्र लिखा होगा, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कभी आपने पत्र लिखा होगा। तो वो पत्र सही पते मतलब एड्रेस पर, पते मतलब एड्रेस, सही पते पर और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, कभी आपने सोचा है? और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि देखो, डाक टिकट मतलब डाक सेवाओं के शुल्क का भुगतान करना। हम चिट्ठी के ऊपर एक टिकट चिपकाते हैं, तो वो टिकट अलग अलग शुल्क में आते हैं, उसको चिट्ठी पर लगाना पड़ता है और उसके बिना चिट्ठी हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी नहीं जा सकती। तो उसको क्या कहते हैं? डाक टिकट कहते हैं। अब हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाता है ना? हमारे मन में क्या सवाल उठते हैं कि चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाया जाता है? तो डाक सेवाओं के शुल्क का भुगतान करने के लिए डाक टिकट लगाया जाता है। हमारी चिट्ठी को पहुंचाने के लिए कितने सारे लोग काम करते हैं ना, तो उनके शुल्क का भुगतान करने के लिए ये डाक टिकट लगवाया जाता है। दूसरा प्रश्न, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? तो इसका उत्तर क्या होगा? पूरे और ठीक पते से मतलब है जिसको आप चिट्ठी भेज रहे हैं उसका सही नाम लिखना होता है, उसके बाद मकान का नंबर लिखना होता है, फिर गली मोहल्ला लिखना होता है और उसके बाद शहर, जिला और पिन कोड लिखना है। तो ये सही पता और पूरा पता हमको लिखना पड़ता है, तभी हमारी चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तीसरा, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? अगर आपको कोई संदेश को जल्दी पहुंचाना है तो हम उसे क्या कर सकते हैं? तार या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जल्दी पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए, अगर स्थान बदल गया तो चिट्ठी पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? तो स्थान बदलने से चिट्ठी सही जगह पर नहीं पहुंच पाएंगी। हमारी चिट्ठी जो है वो क्या होगी? सही स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए सही स्थान लिखना क्या है? ज़रूरी है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब
शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। कुछ बच्चों को शौक होता है ना कि डाक टिकटें इकट्ठा करने का, उनको क्या होता है, शौक होता है। उनको इन सवालों के जवाब पता होंगे। अब नीचे देखते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। तो आपको क्या करना है, लिफाफा, लिफाफा मतलब जिसमें चिट्ठी रखते हैं, जो कागज से बनता है, उसको क्या कहते हैं, लिफाफा कहते हैं। तो आपको जो ये खाली जगह दी गई है उसमें क्या करना है, नीचे दिए गए पतों को वहाँ पर, ये जो 2 पते दिए हैं आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो पहला पता क्या लिखा है, महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ, वर्धा। यहाँ पे आपको पूरा पता दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे गांव का नाम नहीं है, मकान नंबर नहीं है, सिर्फ क्या लिखा है, महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ, वर्धा। लेकिन दूसरे पिक्चर में आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको पूरा पता लिखा हुआ दिखेगा। जैसे कि देखो, श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। और पिन भी लिखा है 110016, ये पिन कोड है। तो इस तरह से सही पूरा पता लिखा जाता है, तभी हमारी चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? हमने अभी जो पते देखे वो किस तरह से भिन्न है, एक दूसरे से कैसे अलग है? तो पहले में देखो, गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ, वर्धा, है ना। पहले पते में क्या है, हमारा जो एड्रेस है, पता है, वो क्या है, अधूरा है। गांव का नाम नहीं है, मोहल्ले का नाम नहीं है, मकान का नंबर भी नहीं है, सिर्फ क्या लिखा है, महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ, वर्धा। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बड़े है ना। दूसरे लिफाफे में हमने क्या देखा है कि बराबर पूरा पता लिखा है। तो भौगोलिक इकाई से सबसे छोटी भौगोलिक मतलब भूगोल से संबंधित, इकाई मतलब गिनती या संख्या। तो सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से लेकर क्या किया है, बड़े की ओर बढ़े है। तो सबसे छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, कस्बा मतलब गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती को क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं। तो पहले घर के नंबर, फिर उसके बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, फिर कस्बा, शहर के जिस हिस्से में उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, और शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिन कोड। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है, हमको पिन कोड क्यों लिखना पड़ता है, उसकी ज़रूरत क्या होती है। तो हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, मैंने कहा था ना, कस्बे मतलब गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती। तो अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर है जिनके नाम एक जैसे ही है। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान, गंतव्य मतलब पहुंचने का स्थान, पहुंचने का स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। तो पिन कोड लिखने से क्या होता है, जो
डाक छाटने वाले कर्मचारी होते हैं उनको क्या होती है, मदद मिलती है, क्योंकि अनेक ऐसे गांव और कस्बे शहर है जिनका नाम क्या होता है, एक जैसा होता है। तो पिन कोड क्या होता है, सब गांव और शहर का पिन कोड क्या होता है, अलग होता है। उनसे कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्होंने मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड। अब देखो पिन कोड की शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त 1972 को, है ना। तो पिन शब्द नीचे देखते हैं, पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे, डाक सूचक संख्या। पोस्टल इंडेक्स नंबर को क्या कहेंगे, डाक सूचक संख्या, जिसका छोटा रूप क्या है, पिन, जिसको हम पिन कोड कहते हैं ना, हाँ, उसको पोस्टल इंडेक्स नंबर और हिंदी में डाक सूचक संख्या कहा जाता है। तो किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। किसी भी जगह का पिन कोड कितने अंकों का होता है, 6 अंकों का होता है। और हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है, और ये जो 6 अंक है इनका एक खास क्या है, स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए देखेंगे, NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। तो इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक, क्या है, 1। यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। तो इसमें पहले स्थान पर जो 1 नंबर दिया गया है वो हमको क्या बताता है कि ये पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10, अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र मतलब किसी बड़े क्षेत्र का छोटा भाग। तो किसी बड़े क्षेत्र का छोटा भाग को क्या कहा जाता है, उपक्षेत्र। तो ये 10 अंक यह तय करता है कि यह दिल्ली के उपक्षेत्र, दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। तो इस तरह ये जो पिन कोड है इससे हमें पता चलता है कि ये कौन से गांव से आया है और कौन से उपक्षेत्र से है, इससे हमें पता चलता है। इसलिए पिन कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। आपको क्या करना है, अब आपका स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का आपको क्या लिखना है, पिन कोड लिखना है, पता करना है आपको। फिर अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी आपको क्या करना है, पता करना है। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। पिन कोड की जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, डाकघर, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस। तो पिन कोड की जानकारी हमको कहाँ से मिल सकती है, डाकघर से मिल सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी, डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी मतलब टेलीफोन पुस्तिका, जिसमें क्या होते हैं, नंबर छपे हुए होते हैं। उसी तरह क्या होता है, पिन कोड डायरेक्टरी, जिसमें हमको क्या मिलते हैं, पिन कोड के नंबर मिलते हैं। तो तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा। आप जिस इलाके में रहते हैं उसका पिन कोड आपको कहाँ मिल सकता है, आपके मोहल्ले में, आप जहाँ पे रहते हो
वहाँ पे लगे लेटर बॉक्स में, वहाँ पर भी क्या लिखा होता है, आपका पिन कोड लिखा होता है। प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? तो आपको क्या करना है, प्रमुख शहरों और जगहों के पिन कोड आपको क्या करना है, कहाँ कहाँ मिलते हैं उसको आपको देखना है। अब देखते हैं यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, कुछ डाक टिकट दिख रहे हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, डाक टिकट, जो अपने लिफाफे पत्र हम भेजते हैं ना उस पर लगाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, डाक टिकट। तो टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है। टिकट संग्रह मतलब जमा करना, इकट्ठा करना। बहुत से बच्चों को क्या होता है, टिकट, ये जो टिकट है उसका संग्रह करना, इनको जमा करना, इकट्ठा करना, बहुत से बच्चों को ये शौक होता है। तो धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई है। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। और धीरे धीरे क्या हो गया है, टिकट के साथ साथ डाक से जुड़ी बहुत सी चीज़ें भी क्या हो गई है, शामिल हो गई है, और इसको डाक विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ आपको लिखना है। यहाँ जो जगह दी गई है आपको पता करके यहाँ पे लिखना है कि इस डाक का विज्ञान कहना गलत है कि नहीं, और आपको क्या करना है, इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है वो लिखना है। का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। अब देखो समय के साथ साथ क्या हुआ है, डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव होते गए हैं और विकास भी क्या हो गया है, होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। देखो बहुत पुराने समय में क्या होता था, कबूतरों द्वारा संदेश मतलब खबर, समाचार। तो कबूतरों द्वारा क्या किया जाता था, संदेश एक स्थान से दूसरी स्थान तक भेजा जाता था। जब संदेशवाहक मतलब संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक मतलब संदेश ले जाने वाला कबूतरों की बात हो रही है। जब यहाँ पे संदेशवाहक संदेश ले जाने वाले कबूतर की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुँचाने का काम करते रहे। जब संचार मतलब आदान प्रदान करना, और परिवहन मतलब माल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य, यानी ट्रक बस है ना, उसको क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो संचार और परिवहन के साथ बेहद सीमित थे। तो पुराने सालों में क्या था, संचार मतलब आदान प्रदान करना और परिवहन मतलब माल या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ऐसे साधन क्या थे, बहुत सीमित थे। तो तब ये जो लोग थे, इंसान थे, वो क्या करते थे, डाक पहुंचाने का काम करते थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हरकारों की मतलब डाकिया, जो पत्र को ले जाता है उसको क्या कहते हैं, हरकारा। ये आदमी क्या करता है, पैदल ही चिट्ठी और पत्री पहुंचाने का काम करता है। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। राजा महाराजाओं के पास क्या थे, घुड़सवार हरकारे। उनके पास घोड़े पर पत्र चिट्ठी ले जाने वाले क्या थे, हरकारे, डाकिया हुआ करते थे।
हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचाना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। हरकारों को क्या करना था, डाक चिट्ठी दूसरी जगह पहुंचानी भी थी और उसकी रक्षा भी करनी पड़ती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। देखो, इन हरकारों को डाकू, लुटेरों और जंगली जानवरों का भी डर रहता था हमेशा, तो इनको डाक के साथ साथ अपनी रक्षा भी करनी पड़ती थी। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम यानी कठिन, जहाँ पर पहुँचना क्या है, कठिन है, तो दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुँचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। तो आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम यानी कठिन और पहाड़ी इलाकों में अभी भी क्या करते हैं, हरकारों पर निर्भर रहते हैं। जो हरकारें डाक क्या करते हैं, पैदल लेकर जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जस्का जैसी कई जगह है जहां हरकारें डाक पहुंचाते हैं। अभी भी देखो, अभी इतनी तरक्की हो गई है, फिर भी जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम में ऐसी कई जगह है जहां हरकारें क्या करते हैं, डाक पहुंचाते हैं। डाकिया क्या करते हैं, खुद जाकर डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। आजकल देखो, भारत ने बहुत तरक्की की है, तो संदेश मतलब खबर भेजने के क्या हो गए, नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, पहले तो हरकारों को पैदल ही जाना पड़ता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिट्ठी भेजने के लिए। अब क्या हो गया है, तो डाक बांटने के लिए अब हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और बहुत सारे साधन क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारे संदेश लोगों तक तेज जल्दी से पहुंच रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब डाक विभाग भी क्या कर रहा है, पत्र, मनी ऑर्डर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, के साथ साथ ईमेल और बधाई, हम एक दूसरे को बधाई कार्ड भी भेजते हैं ना, आदि लोगों तक क्या कर रही है, डाक विभाग पहुंचा रहे हैं। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक तक क्या हो गया है, सेवाओं का सफ़र क्या हो गया है, मज़ेदार हो गया है। और यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। संदेशवाहक मतलब संदेश ले जाने वाला। आपको यहाँ पर एक चित्र दिखेगा, जो क्या है, कबूतर के मुंह में क्या है, चिट्ठी है ना। ये कबूतर क्या होते हैं, संदेशवाहक भी होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारा संदेश एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाते हैं। कबूतर की कई प्रजातियां होती है। प्रजातियां मतलब किस्म, और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकते। कबूतर बहुत सारे हैं, लेकिन हर कोई कबूतर संदेश ले जाने और लाने का काम कर सकते हैं क्या, नहीं। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। तो गिरहबाज या हुमर, यह क्या है, कबूतर की प्रजातियां है। इनको क्या दिया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षित मतलब इनको अच्छी तरह से सिखाया जाता है, और फिर ये क्या होते हैं, डाक संदेश भेजने के काम में लाए जाते हैं। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है,
उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते होंगे। हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते होंगे कि ये कबूतर जहाँ हमको चिट्ठी पहुँचानी है वहाँ पर कैसे जाते होंगे और वो अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेते होंगे, है ना। तो आप पता करो, सोचो और आप क्या करो, लिखो। आगे देखते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। उड़ीसा पुलिस क्या कर रही है? खास तौर पर हुमर कबूतर का इस्तेमाल कर रही है। दुर्गम मतलब कठिन इलाकों में संदेश, खबर पहुंचाने के लिए कर रही है। किस कबूतर का? तो हुमर कबूतर का इस्तेमाल कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत उपयोगी साबित हुए। तो देखो, कानून व्यवस्था, संकट और ऐसे कई मौके होते हैं जब संदेश पहुंचाना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, तब ये कबूतर क्या होते हैं, बहुत उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो उड़ीसा पुलिस ऐसे हुमर कबूतरों का अपना संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल कर रही है। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। देखो, कबूतर की सेवा कैसी है, बहुत सस्ती है और इन पर कुछ खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इन कबूतरों का जीवन कितने साल का होता है? 15 से 20 साल, और वो 8 से 10 साल तक क्या करते हैं? संदेश पहुंचाने का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। जो स्वस्थ कबूतर है वो क्या करता है? एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। मतलब एक दिन में वो 1000 किलोमीटर जा सकता है और अपना संदेश क्या कर सकता है? पहुंचा सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश अगर भेजना हो दूसरे स्थान पर तो एक की बजाय 2 कबूतरों को भेजा जाता है। क्यों? ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। बाज जो पक्षी है वो क्या करता है? कबूतरों पर हमला करता है। तो ऐसे में अगर एक कबूतर बेहाल हो गया, अगर वो संदेश पहुंचा नहीं सकता तो दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे सकता है। इसलिए 2 कबूतरों को भेजा जाता है। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। ये पढ़कर आपको लगता होगा आप एक कबूतर जो कि दूसरे विश्व युद्ध में, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें एक कबूतर क्या करता था? संदेश पहुंचाने का काम करता था। तो आप ऐसी कहानी पढ़ना चाहोगे? तो इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। तो ये जो दूसरे विश्व युद्ध में कबूतर संदेश पहुंचाने का काम करता था तो उसके बारे में हमको कौन सी किताब में जानकारी मिलेगी? तो नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। अंग्रेजी में एक किताब छपी गई है, उसके उसमें इस कबूतर के बारे में हमको क्या मिलेगी? जानकारी मिलेगी। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। इस किताब का नाम क्या है? तो ग्रे नेक, जिसमें क्या है? ग्रे नेक में इस कबूतर की हमको जानकारी अंग्रेजी में मिलेगी। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। आपको अगर इस दूसरे विश्व युद्ध में जो संदेश पहुंचाने का कबूतर काम करता था उसके बारे में कहानी पढ़नी है और वो
हिंदी में पढ़नी है तो आपको क्या करना होगा, नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखना होगा और उनको क्या कहना होगा कि हिंदी में ये कहानी को छापे। तो उनका पता आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है, यह रहा उनका पता, नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 11 वसंत कुंज नई दिल्ली और पिन कोड लिखा है 110070। तो इस पते पर आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। तो आज हमने चिट्ठी का सफ़र कैसे होता है ये पढ़ा है। अब अगले भाग में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। धन्यवाद।